तो आज हम प्लेन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब ये कोई हमारे पास प्लेन है, तो प्लेन के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन। जैसे कि ये प्लेन है तो इसमें ये किसी ना किसी पॉइंट, मान लो कि इस पॉइंट से पास करता है तो ये प्लेन ऐसे बनेगा। पॉइंट अगर नीचे कर दें तो प्लेन नीचे चला जाएगा, तो पॉइंट की पोजीशन चेंज करने से प्लेन की भी पोजीशन चेंज होगी। और प्लेन की डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे? ऑब्वियसली प्लेन की डायरेक्शन हम प्लेन के अंदर कोई लाइन में से तो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन तो फिक्स है, पर इसमें लाइनें जो है, बहुत सारी लाइनें हैं इसमें, तो इसमें तो लाइनों की डायरेक्शन जो है ना वो चेंज होती जाएगी। तो फिर प्लेन की डायरेक्शन हमेशा किससे दी जाती है? उसके नॉर्मल से। दिस इज, अब ये नॉर्मल जो है, अगर नॉर्मल को हम घुमाएं तो प्लेन भी हमारा रोटेट करता जाएगा। अब ये अगर नॉर्मल ऐसे होगा तो प्लेन ये बनेगा, नॉर्मल अगर ऐसे होगा तो प्लेन ऐसे बनेगा। तो प्लेन की डायरेक्शन किससे मिलती है? उसके नॉर्मल से। तो प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए जिससे कि प्लेन पास करे, और एक हमें उसका नॉर्मल चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है और ये प्लेन किसी ए पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 z1 से, या फिर कोई पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। तो हम प्लेन के अंदर एक जनरल पॉइंट आर वेक्टर, जनरल पॉइंट पी मान लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। ठीक है, तो प्लेन के अंदर ये मूव करेगा जब पॉइंट पी, तो ये एपी लाइन प्लेन में मूव करती रहेगी, पर ये एंगल तो हमेशा 90 ही रहेगा, क्योंकि ये अगर प्लेन का नॉर्मल है तो इसमें ये मैं अगर ए पॉइंट यहां और पी यहां लूं, या मैं पी यहां लूं, कहीं भी पी को लूं, कहीं भी मैं लाइन बनाऊंगा प्लेन में, तो वो हमेशा इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर ही आएगी। कहीं भी आप लाइन बना लो प्लेन में, 90 डिग्री ही एंगल आएगा, पी पॉइंट कहीं भी प्लेन में हो। सो इसका मतलब एपी इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, सो डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि एपी परपेंडिकुलर टू एन है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। एपी को हम क्या लिख सकते हैं? ओपी माइनस ओ, यानी कि आर माइनस ए, डॉट एन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड विच हैज नॉर्मल एन। अब इसी को हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस ए पॉइंट को हम लिख लेते हैं x1 y1 z1, जनरल पॉइंट को हम मान लेते हैं x y z, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम ले लेते हैं a b c। तो फिर r वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? r वेक्टर को हम लिख सकते हैं फिर xi प्लस yj प्लस z के। a पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं? x1i प्लस y1j प्लस z1 के। और n वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ai प्लस bj प्लस c के। हम n वेक्टर को लिख सकते हैं क्योंकि इसके डायरेक्शन रेशियोज abc हैं। अब इसका डॉट प्रोडक्ट अगर निकाला जाए तो क्या आएगा? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। ये इक्वेशन हो गई प्लेन की। कौन सा प्लेन है ये? जो x1 y1 z1 से पास करेगा और जिसका नॉर्मल कौन होगा? जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? a b एंड c। a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, एंड x1 y1 z1 इज द पॉइंट थ्रू विच द प्लेन पासिस। तो ये इक्वेशन प्लेन की है, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन प्लेन की क्या होगी? इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करें, सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगी? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1। ये इक्वेशन चेंज होकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज करके इसको अगर हम कोई कांस्टेंट d मान लें तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। ठीक है, तो इसमें abc कौन है? कौन है abc? इसमें abc हैं वही जो वहां उस इक्वेशन में थे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये है abc। और d कौन है? d कैन बी एनी कांस्टेंट, वो हमें पता नहीं है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये फॉर्म क्या कहलाती है? ये जनरल फॉर्म कहलाती है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था आपने, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल चैप्टर में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या पढ़ी थी? ax प्लस by इक्वल टू c पढ़ी थी। तो इसी तरह से ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा मिलता जुलता है। देन इंटरसेप्ट फॉर्म,
इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन की है सेम उसी तरह से ही है, सिमिलर जैसे कि हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन की पढ़ी थी। तो लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, एक्स बाय प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। तो यहां हो जाएगा एक्स बाय वाई बाय बी जेड बाय सी इक्वल टू 1। और एबीसी कौन है, एक्स हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, यानी ये प्लेन a, 0, 0 से पास करेगा। बी हमारा कौन है, y इंटरसेप्ट है, यानी कि ये प्लेन हमारा 0 b 0 से पास करेगा। और c कौन है हमारा, c z इंटरसेप्ट है, यानी कि ये प्लेन हमारा 0, 0 c पॉइंट से पास करेगा। तो ये 3 इक्वेशन जो है ये प्लेन की हैं। और एक फोर्थ इक्वेशन भी है, फोर्थ इक्वेशन हमारी है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। ये भी हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ी। तो आपको याद होगा आपने स्ट्रेट लाइन में ये पढ़ा था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जिसका परपेंडिकुलर ओरिजिन से देखें तो बनता है लेंथ उसकी p बनती है। ठीक है, तो यहां पर ये प्लेन में हमें मिलेगी इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इक्वल टू p। तो कुछ मिलती जुलती है ये स्ट्रेट लाइन से प्लेन की इक्वेशन। cos अल्फा cos बीटा cos गामा कौन है, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम कैसे लिखते थे, l से लिखते थे और m से लिखते थे और n, l m n। तो ये है हमारी क्या, परपेंडिकुलर फॉर्म। इसमें l m n कौन है, एलएमएन है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। और पी कौन है इसमें, पी है इसमें डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। तो ये 4 इक्वेशंस हैं प्लेन की, ये चारों इक्वेशंस हमें याद रखनी है। तो अब हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। तो 2 प्लेन्स के बीच में ऑब्वियसली वही एंगल होगा जो उनके नॉर्मल्स के बीच में है। एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स, तो ऑब्वियसली ये 2 प्लेन्स हैं, अगर इनके बीच में यहां एंगल अगर थीटा बन रहा है तो इनके नॉर्मल्स अगर हम लेंगे, ये 2 प्लेन्स हैं, इसका नॉर्मल ये है और इस प्लेन का नॉर्मल ये है। तो ये 2 प्लेन्स के बीच में जो एंगल होगा वो वही होगा जो इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होगा। प्लेन के बीच में वही एंगल है जो इनके नॉर्मल्स के बीच में बनेगा। तो अगर एंगल एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन्स थीटा है, कौन से प्लेन है, r डॉट n1 d1 एंड r डॉट n2 d2, ये 2 प्लेन्स हैं। ये अगर एंगल थीटा है तो प्लेन के बीच में वही एंगल होगा जो इनके नॉर्मल्स के बीच में होगा। नॉर्मल्स के बीच में क्या एंगल होगा, डॉट प्रोडक्ट। ये हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, किन्हीं भी 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो ये फार्मूला होता है। सो ये हम n1 n2 के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, वही प्लेन्स के बीच का एंगल हो जाएगा। Then we come to angle between a line and a plane. तो अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करें r डॉट n इक्वल टू डी और एक हम लाइन ड्रॉ करें r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, तो ये वेक्टर कौन है, ये वेक्टर b वेक्टर है। ये लाइन a पॉइंट से पास कर रही है और b के पैरेलल है। और ये वेक्टर कौन है, n है। ये तो नॉर्मल है प्लेन का। तो अब लाइन और प्लेन के बीच में जो है एंगल है थीटा, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल थीटा है। तो लाइन और नॉर्मल के बीच में कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमें लाइन और प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हमने थीटा एज्यूम कर लिया, तो वो एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो अगर हम बी डॉट एन करें तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो बी और एन के बीच में कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा है। तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, साइन थीटा होगी।
तो इसका मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, बी डॉट एन बाय बी एन। अब डॉट प्रोडक्ट जो है ये इसका मॉड लगाना चाहे हम मॉड लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है कि ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिल जाए, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगा लेते हैं। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो हमें लाइन का वेक्टर बी लेना है, प्लेन से एन लेना है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। बस डिफरेंस ये है, यहाँ पर तो कॉस थीटा आएगा, वहां पर साइन थीटा आएगा। प्लेन प्लेन के बीच में कॉस और प्लेन लाइन के बीच में साइन थीटा। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक नोट और लिख लेते हैं कि एनी प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ax plus by plus cz equal to d is can be written as ax plus by plus cz equal to lambda, ठीक है। जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन में किया था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, उसी तरह से ये है। ऑब्वियसली दो प्लेन अगर पैरेलल हैं तो उनका नॉर्मल तो सेम ही होगा, तो नॉर्मल सेम होगा तो एबीसी तो सेम ही आएंगे, क्योंकि एबीसी कौन है, डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के। सिर्फ ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये चेंज हो जाएगी। अब हम प्लेन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स A 1 1 1, B 0 -1 0 and C 2 1 and -1। ये मैं प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सारे मेथड हैं इसको करने के। पहले हम जो है फर्स्ट मेथड जो है हमारा, एक तो ये है कि हम प्लेन की इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। प्लेन की इक्वेशन हमने भी लिखी थी। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax माइनस x1 by माइनस y1 cz माइनस z1, ये होती है प्लेन की इक्वेशन। तो x1 y1 z1 कौन है, पॉइंट जिससे प्लेन पास कर रहा है, तो उसको हम 1 1 1 लिख लेते हैं। अब ये प्लेन क्योंकि पास करता है 0 -1 0 से, ठीक है, तो इसको 0 -1 0 से पास करवा देते हैं। x की जगह 0 लिख लेते हैं तो माइनस a आ गया, y की जगह -1 तो -2 आ गया, z की जगह 0 तो माइनस a आ गया। या फिर a + 2b + c भी लिख सकते हैं। अब ये प्लेन पास करता है पॉइंट 2 1 -1 से, तो 2 1 -1 से पास करवा देते हैं। तो 2 इसमें डालेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 डालेंगे y की जगह तो 0 आ जाएगा, -1 डालेंगे z की जगह तो -2 आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए या तो हम यहां से वैल्यू a की इसमें यूज कर सकते हैं, या फिर एक और मेथड भी होता है दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, यहां पर a लिखेंगे -b और c। अब a को हाइड करेंगे तो ये हमें कोएफिशिएंट मिलेंगे -4 -0, ठीक है। अब b को हाइड कर लें अगर, तो हमें कोएफिशिएंट क्या मिलेंगे, -2 -1। फिर हम c को हटा दें तो क्या मिलेगा, 0 -2। तो यहां से हमें एबीसी का रेशियो कितना मिल गया, -4 -3 और -2, या फिर 4 3 2 मिल गया रेशियो। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम ये डाल दें तो हमें क्या मिलेगा, 4 लैम्डा इंटू x -1 + 3 लैम्डा इंटू y -1 + 2 लैम्डा इंटू z -1। और लैम्डा तो क्या है, 0 के नीचे चला जाएगा तो वो तो 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे प्लेन की। अब इसका और मेथड क्या है,
ऐसा है कि प्लेन का नॉर्मल कौन होगा? अगर कोई प्लेन एबीसी से पास कर रहा है, इसका नॉर्मल हमें चाहिए, तो ऑब्वियसली एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एबीसी इज परपेंडिकुलर टू बोथ AB एंड AC। और AB AC के परपेंडिकुलर कौन होता है? AB क्रॉस AC होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था, दो वेक्टर का क्रॉस निकालें, AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो हमें इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। अब AB वेक्टर हमारा क्या है? B माइनस A, तो B माइनस A कितना हुआ? -1, -2 और -1। और AC कितना हुआ? C माइनस A, यानी कि 1, 0 और -2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो क्या मिलेगा हमें? 4, देन -3 एंड देन 2। तो हमें नॉर्मल मिल गया। अब पॉइंट जो है हमारे पास 1, 1, 1 है ही, तो क्या हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं? ये रही हमारे पास प्लेन की इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे? ABC की जगह तो 4, -3, 2 डाल देंगे, क्योंकि ABC नॉर्मल है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। और x1, y1, z1 की जगह 1, 1, 1 डाल देंगे। तो क्या इक्वेशन मिल गई हमें? 4 इंटू x -1 प्लस -3 इंटू y -1 प्लस 2 इंटू z -1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी हो गई। तो ये दो मेथड्स हमने डिस्कस किए इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तीसरा एक और मेथड है, अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा मेथड हमारा क्या है कि ये कोई प्लेन है, इसके अंदर कोई पॉइंट्स हैं A, B और C। तो इसमें कोई पॉइंट हम P एज्यूम कर लेते हैं, x, y, z, एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस प्लेन। तो अगर ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में हैं तो ये चारों पॉइंट होने चाहिए कोप्लेनर। तो फिर अगर हम AB वेक्टर लें, AP वेक्टर लें और AC वेक्टर लें, ये सभी वेक्टर्स जो हैं कोप्लेनर होने चाहिए। अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो गए, यानी कि इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो गया। अगर इन वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो ये तीनों वेक्टर हो जाएंगे कोप्लेनर। और अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए तो ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में, यानी A पॉइंट, P पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन में आ जाएंगे। अब वेक्टर्स के कोप्लेनर होने की कंडीशन बॉक्स प्रोडक्ट 0 है। और बॉक्स प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट से। तो फर्स्ट रो में लिखा जाता है फर्स्ट वेक्टर। तो AP वेक्टर कौन है? x -1, y -1, z -1। AB वेक्टर हमारा कौन है? -1, -2 एंड -1। AC वेक्टर हमारा कौन है? 1, 0 एंड -2। ये डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे तो वहां से हमें इक्वेशन प्लेन की मिल जाएगी। तो ये तीन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Find equation of plane parallel to the plane x plus 5y minus 4z plus 5 equal to 0 such that sum of its intercepts on the axis is 19। तो इसके पैरेलल प्लेन क्या होगा? जो प्लेन इसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन ये होगी 1, 5 -4। प्लेन की इक्वेशन हमने क्या लिखी थी? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d लिखी थी। तो इसमें ABC कौन थे? नॉर्मल ऑफ प्लेन थे। तो ये 1, 5 और 4 क्या है? नॉर्मल है ये प्लेन का। तो अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनका नॉर्मल भी सेम होगा। अगर दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उन दोनों का नॉर्मल पैरेलल होंगे या सेम होंगे? तो नॉर्मल अगर सेम है तो हम 1, 5 -4 को तो सेम ही रखेंगे, कांस्टेंट जरूर चेंज हो सकता है। अब इसके इंटरसेप्ट कौन है? एक्स इंटरसेप्ट कौन है? तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y और z को 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा।
तो लैम्डा 0 0 से ये प्लेन पास करेगा, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया, लैम्डा हो गया। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स और जेड को 0 कर देते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बाय 4 बाय 5। तो फिर हमारा ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पास करेगा, तो इसका वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, ये हो गया। इसी तरह से हम इसका जेड इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर एक ये तरीका भी है कि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से लैम्डा को नीचे ले आए तो एक्स के नीचे आ जाएगा लैम्डा। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई प्लेन की, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट लैम्डा हो गया जो हमने भी निकाला था, वाई इंटरसेप्ट ये हमने निकाला था, ये हो गया जेड इंटरसेप्ट। पर इंटरसेप्ट का सम कितना है, 19। इंटरसेप्ट का सम तो 19 है, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिला, 20 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, 24 माइनस 5 is 9 lambda by 20 equal to 19 lambda by 20 equal to 19। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो फिर ये हमारा प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस 5y माइनस 4z की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा हमें मिल गया 20। सो दिस इज द प्लेन, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Prove that locus represented by equation xy plus yz equal to 0 is a pair of perpendicular planes। अब ये इक्वेशन हमें दी है, इसमें देखो y हमारा आ रहा है कॉमन, तो ये इक्वेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, y0 एंड x प्लस z 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन किसकी है, प्लेन की है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 1 इंटू जेड इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन ऐसी ही होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये प्लेन की इक्वेशन होती है। तो इसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट कौन होते हैं, जो प्लेन का नॉर्मल हो। तो इस प्लेन का नॉर्मल कौन हुआ, इस प्लेन का नॉर्मल हुआ 1 0 एंड 1। अब ये इक्वेशन को हम कह सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। तो इसमें कोएफिशिएंट जो है हमारे एक्स वाई जेड के क्या हैं, 0 1 और 0। तो ये कौन हुआ, इस प्लेन का नॉर्मल है। अब हम ये देख सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, n2 डॉट n1 इक्वल टू 0। इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखें, 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है यानी कि n1 इज परपेंडिकुलर टू n2। और प्लेन के बीच में वही एंगल होता है जो उनके नॉर्मल्स के बीच में होता है। तो नॉर्मल्स अगर परपेंडिकुलर है तो प्लेन्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू प्लेन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the lines x minus 4 by 1 equal to y minus 3 by minus 4 equal to z minus 2 by 5 and x minus 3 by 1 equal to y plus 2 by minus 4 equal to z minus 0 by 5। ये प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारा प्लेन है, इसमें लाइन, दोनों लाइंस इसके अंदर हैं। ये लाइन पास कर रही है किसी पॉइंट 4 3 2 से, और इस लाइन, ये लाइन पैरेलल है 1 माइनस 4 और 5 के। ये लाइन पास कर रही है किसी पॉइंट 3 माइनस 2 और 0 से, और ये हमारी लाइन पैरेलल है 1 माइनस 4 और 5 के।
अच्छा, तो ये तो पैरेलल लाइंस हैं, इनके डायरेक्शन रेशियोज तो सेम है। तो चलो फिगर को हम दोबारा से बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं फिगर। ये लाइन पास कर रही है 3 -2 और 0 से, और डायरेक्शन तो इसकी सेम ही है 1 - 4 5। अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अलग अलग तरीके हैं प्लेन की इक्वेशन निकालने के। एक मेथड तो ये है कि हम P पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं इस प्लेन के अंदर x y z। अब अगर ये दोनों लाइनें सेम प्लेन में हैं तो A पॉइंट BC प्लेन में होगा, B पॉइंट BC प्लेन में होगा, ये वेक्टर भी इसी प्लेन में होगा, P पॉइंट BC प्लेन में होगा, सब इसी प्लेन में होना चाहिए, तभी इस प्लेन में ये दोनों लाइनें आएंगी। तो अगर ये सब कुछ इसी प्लेन में है तो ये सारे जो वेक्टर्स हमने लिखे हैं ये कोप्लेनर होने चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि PA AB और ये जो वेक्टर हमारा 1 - 4 5 है ये कोप्लेनर होने चाहिए, क्योंकि अगर इन तीन वेक्टर्स को मैंने कोप्लेनर कर दिया तो P पॉइंट भी इसी प्लेन में आ जाएगा, A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा, और ये वेक्टर सभी कुछ इसी प्लेन में आ जाएगा। तो ये वेक्टर्स सारे के सारे एक ही प्लेन में आ गए, तो सारे पॉइंट्स इसी प्लेन में आ जाएंगे। तो ये प्लेन हमें मिल जाएगा जिसमें दोनों लाइनें कंटेंट होंगी। तो अब PA वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट के लिए हम फाइंड आउट क्या करते हैं, डिटरमिनेंट। अब ये PA वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, A - P, या फिर इसको हम AP वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, P - A। तो P - A कितना हो गया, x - 4 y - 3 z - 2। AB कितना हो गया हमारा -1 -5 एंड -2, और एक वेक्टर हमारा ये हो गया। अब इस डिटरमिनेंट को हम ओपन कर लेंगे तो वहां से हमें जो भी इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Find distance of point 3A2 from the line x - 1/2 equal to y - 3/4 equal to z - 2/3 measured parallel to the plane 3x + 2y - 2z + 17 equal to 0। ये कोई लाइन है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर तो सिर्फ इतना ही लिखा हो कि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है, फिर तो ऑब्वियसली हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालेंगे, बट यहां पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन। कोई प्लेन है ये जिसकी की इक्वेशन ये है, इसके पैरेलल चलना है हमें, प्लेन के पैरेलल चलते हुए जो भी डिस्टेंस हमें मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस प्लेन। इस प्लेन के पैरेलल चलते हुए जो भी हमें डिस्टेंस मिलेगा वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब बी पॉइंट तो लाइन पे लाई करता है, तो बी पॉइंट को हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, लाइन पर है, तो यहां पे इसको लैम्डा रेशियो लिख लेते हैं। तो इसको अगर लैम्डा लिख लेंगे हम तो यहां से हमें x क्या मिलेगा, 2 लैम्डा + 1, देन y क्या मिलेगा, 4 लैम्डा + 3, एंड z क्या मिलेगा हमें, 3 लैम्डा + 2 मिलेगा। तो ये पॉइंट लाइन पे है तो इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। अब एपी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एपी वेक्टर हैज डायरेक्शन रेशियोज, क्या हो जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे हमारा एबी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, बी माइनस ए यानी कि 2 लैम्डा -2, 4 लैम्डा -5 एंड 3 लैम्डा, ये हो गए इसके डायरेक्शन रेशियो। और जो नॉर्मल है हमारा प्लेन का उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे 3 to -2। ये तो हमने प्लेन की क्वेश्चन में पढ़ाई है कि जो प्लेन में XYZ के कोएफिशिएंट होते हैं वही उसका नॉर्मल होता है।
अब प्लेन का नॉर्मल कैसा होगा, ये होगा प्लेन का नॉर्मल, जो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। पर क्योंकि ये लाइन और प्लेन पैरेलल है तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। जो ए बी लाइन है ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, तो ए बी और नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि आपस में ये परपेंडिकुलर है। तो इनको डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो क्या मिला हमें, 3 इंटू 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4 लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 इंटू 3 लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो कितना मिला हमें यहां से, 6 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा 14, 14 माइनस 6 इज 8 लैम्डा इक्वल टू माइनस 6 एंड माइनस 10 दैट इज 16, सो लैम्डा इक्वल टू 2। तो लैम्डा अगर 2 हो गया तो फिर बी पॉइंट हमारा क्या हो गया, 5, 11, 8। तो फिर हमें डिस्टेंस निकालना था ए बी। तो डिस्टेंस ए बी कितना हो गया, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो कितना हो गया, 4 प्लस 9 प्लस 36 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 7। सो द डिस्टेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेन की और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जैसे कि किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट का किसी प्लेन पर, या किसी पॉइंट की किसी प्लेन पर इमेज क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, या जो एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन्स हैं, ये सब जो प्लेन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।